स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश विशेष में पढ़ा था। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कृषि को पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बनी हुई है कृषि। कृषि वास्तविक तौर पर उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कितना योगदान रखती है और कृषि के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है और किस भाग में किस प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कृषि कहते किसे हैं। तो कृषि आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ का उत्पादन करना प्राकृतिक तौर पर कृषि का भाग होता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है। मेरुदंड का मतलब होता है बैकबोन है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी में जो योगदान है कृषि का, वो एक बहुत बड़ा योगदान है। इस वजह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो कृषि है, वो मेरुदंड का काम करती है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है, वो क्या है बेटा? कृषि। मतलब उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी है, जिसका संबंध कृषि के क्षेत्र से है। वो कृषि के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करती है और प्रदेश के साथ-साथ देश में विभिन्न प्रकार की फसलों को पहुँचाती है, जिससे प्रदेश और देश में खाद्यान्न की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा सकती है। तो देखते हैं प्रदेश की कुल कर्मकार जनसंख्या, कर्मकार का मतलब काम करने वाली जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 59.3 लगभग हम कह सकते हैं 60% जनसंख्या। यदि प्रदेश में 100 लोग रह रहे हैं तो इसमें से जो 60 लोग हैं उनका संबंध किससे है बेटा? कृषि के क्षेत्र से है। अब ये जो 60% लोग हैं लगभग यानी कि 59.3% लोग हैं, इनमें से 29% कृषक हैं। कृषक का मतलब होता है बेटा किसान है। क्या है बेटा? किसान। और ये जो 30.3% लोग हैं, ये कृषि श्रमिक हैं। श्रमिक का मतलब काम करने वाले। श्रमिक का मतलब क्या होता है? काम करने वाले। ऐसे लोग कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं। ये क्या हुआ? जैसे ये जो कृषक हैं, ये किसान हैं, इनके खुद के खेत हैं और खुद के खेतों में काम करते हैं। जो 30.3% लोग हैं, वो कृषि श्रमिक हैं। कृषि के क्षेत्र से उनका संबंध है। हो सकता हो ये दिहाड़ी पर मज़दूरी के रूप में जाकर इनके खेतों में काम करते हों। तो प्रदेश की लगभग 59.3% जो आबादी है, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि के क्षेत्र से है और कृषि के मायनों में यह कृषि जो है वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। मेरुदंड का मतलब अभी हम लोगों ने देखा बेटा बैकबोन होता है। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन AFO एग्रीकल्चर एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने 1983 में कृषि जलवायु क्षेत्र को परिभाषित किया था। इस बात को याद रखिएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम AFO है। उसने 1983 में इसको परिभाषित करा है, कृषि जलवायु क्षेत्र को परिभाषित करा है। इसके अनुसार कृषि जलवायु क्षेत्र एक भूमि इकाई है जिसमें जलवायु और कृषि फसलों में अवधि में समरूपता पाई जाती है। वर्षा, मिट्टी, तापमान, जल और मानव संसाधन के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को कितने प्रदेशों में बांटा गया है? 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, उस जलवायु के पाए जाने के कारण वहाँ की मृदा पर क्या असर पड़ेगा और उस विशेष क्षेत्र में किस प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाएगा। तो जो कहीं पर भी अगर किसी फसल का उत्पादन किया जा रहा है, तो उसमें वर्षा की मात्रा, साथ ही साथ वहाँ की भौगोलिक स्थिति, साथ ही साथ वहाँ की जलवायु और फिर वहाँ पर उर्वरकों की जो मात्रा है, वो डिसाइड करेगी कि किसी विशेष जगह पर किस फसल का उत्पादन किया जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है कि AFO एक संगठन है जिसे खाद्य और कृषि संगठन के नाम से जानते हैं। उसने कृषि जलवायु क्षेत्र को वर्ष 1983 में परिभाषित करा और अगर उत्तर प्रदेश की जलवायु क्षेत्रों की बात करें, तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करा? 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करा। ये 2 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। पहला जो जलवायु क्षेत्र है, वो भाबर और तराई का क्षेत्र है। दूसरा है पश्चिमी मैदान। तीसरा जो जलवायु प्रदेश है उसे कह दिया मध्य पश्चिमी मैदान। चौथा है दक्षिण पश्चिमी मैदान। पाँचवाँ है मध्य मैदान। छठा है बुंदेलखंड का क्षेत्र। सातवां है उत्तर पूर्वी मैदान। आठवां है पूर्वी मैदान और नवा है विंध्य क्षेत्र। यानी उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में 9 अलग-अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इन अलग-अलग प्रकार की जलवायु के कारण उत्तर प्रदेश के लगभग हर भाग में अलग प्रकार की फसल का उत्पादन
किया जाता है। तो इस स्लाइड में आपको केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक संगठन है जिसका नाम है एएफओ, उसने वर्ष 1983 में कृषि जलवायु प्रदेशों को परिभाषित करा और उत्तर प्रदेश को टोटल 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिनके आपको नाम याद रखने इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये जलवायु प्रदेश हैं कितने। अगला है बेटा 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के 68.60% हेक्टेयर भाग पर कृषि की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हम 100 गज जमीन मान लें, कितने गज जमीन मान लें? 100 गज, तो उसके 68.7% जगह पर क्या की जाती है? कृषि की जाती है, किसानी की जाती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में जो कृषि का योगदान है वो कितने प्रतिशत है? 26.1% है। ये जीडीपी का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी देश और किसी भी राज्य की वार्षिक आय को उस देश की जीडीपी के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के पास यदि 100 रुपए आए हुए हैं टैक्स के रूप में, अदर माध्यम्स के रूप में, तो उसमें से जो 100 रुपए आए हैं, उसमें से जो कृषि से आया हुआ टैक्स है या कृषि के क्षेत्रों से आया हुआ पैसा है, उसका योगदान कितना है? 26.1% रुपए, यानी 26 रुपए के लगभग कृषि से आए हुए। अगला है बेटा, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश का अगर योगदान की बात करें तो 18.11% है। यानी कि अगर संपूर्ण भारत में 100 किलो अनाज खाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश अपना कितना अनाज पूरे भारत में खाने के लिए देता है? तो बेटा 18.11% अनाज देता है कि हाँ, तुम लोग इससे आपूर्ति कर लो। अगला कई बार पूछा जाता है कि मिश्रित खेती किसे कहते हैं? जब बेटा कृषि और पशुपालन दोनों साथ-साथ किया जाए तो ऐसी खेती को मिश्रित खेती की संज्ञा दी जाती है और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अधिकांश जगह मिश्रित खेती ही की जाती है। आप देखेंगे, आप जिस गाँव भी क्षेत्र से बिलॉन्ग करते होंगे, संबंध रखते होंगे, वहाँ पर आप जब भी गाँव में जाएँगे तो उनके खेत भी होंगे, किसानी भी करते हैं और साथ में 2-4 जानवरों को भी पाले हुए हैं। तो जब भी कृषि और पशुपालन सम्मिलित रूप से किया जाएगा, तो उसे मिश्रित खेती के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। अगला है, यूपी में खेती का जो मानक आधार है वो क्या है बेटा? औसत जोत। औसत जोत। यूपी का जो औसत जोत है वो 0.73 हेक्टेयर है। मतलब 1 हेक्टेयर भूमि यदि किसी के पास है, तो उसमें कृषि करने योग्य भूमि कितनी है? 0.73 हेक्टेयर। और देश का जो औसत जोत है वो है 1.08 हेक्टेयर। आपको ये बात भी याद रखनी है कि यूपी का जो औसत जोत है वो कितना है? 0.73 हेक्टेयर। अब बेटा आपको इसमें 2, 4, 5 पॉइंट याद रखने हैं जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। पर आपके लिए सिर्फ़ इतना महत्वपूर्ण है कि यूपी में जीडीपी में कितना योगदान है कृषि के क्षेत्र का, और इसके बाद कुल खाद्यान्न में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान है, कितने प्रतिशत खाद्यान्न को ये आपूर्ति के रूप में संपूर्ण देश में वितरित करता है। अब हम लोग देखते हैं बेटा किसानों का वर्गीकरण। किसान कितने प्रकार के होते हैं? तो बस आपको छोटी-सी बात याद रखनी, किसान 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आएगा लघु किसान, लघु किसान के बाद सीमांत किसान, सीमांत किसान के बाद अर्ध मध्यम किसान और इसके बाद बड़े किसान। ये भूमि के आधार पर किसके पास कितनी भूमि है, उस आधार पर ये किसानों का वर्गीकरण किया गया है। आपको बस इतना याद रखना है, किसान 4 प्रकार के होते हैं। पहला लघु किसान, दूसरा सीमांत, तीसरा अर्ध मध्यम और चौथा क्या हो गया बेटा? बड़े किसान। बस आपको इतनी बात इसमें याद रखनी है। अगला हम लोग देखने वाले हैं बेटा ऋतुओं के आधार पर फसल। तो सबसे पहले हम लोगों ने परिभाषित के किया कि कृषि किसे कहते हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ आंकड़ों को पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना योगदान है, उत्तर प्रदेश की कुल भूभाग में कृषि कितने प्रतिशत क्षेत्र में की जाती है। अब हम लोग ऋतुओं के आधार पर किस प्रकार मौसम परिवर्तित हो रहा है, किस प्रकार से ऋतुएँ आ रही हैं, मानसून के आगमन की स्थिति और अन्य कारकों के आधार पर हम लोग देखेंगे कि प्रदेश में कितने प्रकार की और देश में कितने प्रकार की फसलें होती हैं। तो ऋतुओं के आधार पर फसल 3 प्रकार की होती है। पहला आएगा रबी की फसल, दूसरा आएगा बेटा खरीफ की फसल और तीसरा कौन-सा आएगा? जायद की फसल। ये 3 प्रकार की फसलें होती हैं। इन 3 फसलों में सबसे पहली फसल हम लोग पढ़ने वाले हैं रबी की फसल। अगर रबी की फसल की बात करें तो इसकी बुआई जो होती है, इसको बोया जाएगा खेतों में अक्टूबर और नवंबर के माह में। और अगर हम लोग देखें तो तापमान कम होगा, जब इसे बोया जाएगा आप देखेंगे अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ठंडी पड़ रही होगी। औसत जल होगा, कटाई के दौरान इसमें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसे तभी काटा जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा
और आप जानते हैं कि कम तापमान अक्टूबर और नवंबर के महीनों में होगा और अधिक तापमान मार्च और अप्रैल के महीनों में होगा। जब गर्मी पड़ने लगेगी तब इसकी कटाई कर ली जाएगी। कौन सी फसलों की? रबी की फसलों की। अब पेपर में प्रश्न कहाँ से बनेगा? पेपर में प्रश्न ये बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है, नहीं है, खरीफ की फसल कौन सी है? ऐसे प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलेंगे। अब जैसा लिखा है फसल, अगर हम देखते हैं रबी की फसलों के अंतर्गत कौन-कौन सी फसलें आती हैं, तो इसमें से जितनी भी फसलें हैं, ये सारी फसलें महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। सबसे पहली है बेटा गेहूँ, कौन सी है? गेहूँ, अगर हम बात करें गेहूँ। दूसरे पे है चना, तीसरे पे है जौ, फिर है मटर, फिर कौन सी है बेटा? सरसों, फिर है अलसी, फिर है आलू और अंतिम कौन सी है? मसूर। आपको ये सारी फसलें याद करनी है, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है या नहीं है? तो आपको ये सारी याद रखनी है, एक बहुत आसान सी ट्रिक है। आज, सच, गेम, राई। आ से मतलब हो गया बेटा आलू, ये लिखा हुआ है। जा से हो गया बेटा यहाँ पर जौ। सा से अगर हम लोग देखेंगे तो बेटा हो गया सरसों। चा से हो देखेंगे तो बेटा हो गया चना। गे से हो गया गेहूँ। अगर माँ से देखेंगे बेटा हम लोग तो हो गया मटर और राई, कौन-सी है बेटा? राई। राई यही सरसों का प्रकार है, बस आप इतनी बात याद रखेंगे कि रबी की फसलें कौन-कौन सी होती हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं। फसलें तो अनेक प्रकार की होती हैं, पर एग्ज़ाम में इन्हीं से आपको देखने को मिलेगा कि रबी की फसल कौन-सी होती है। तो आप बस एक छोटी-सी ट्रिक याद रखिएगा, आज, सच, गेम, राई। आ से आलू, जा से जौ, सा से सरसों, चा से चना, गा से गेहूँ, मा से मटर और राई से राई हो गई। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि रबी की फसलें कौन-कौन सी होती हैं। अब इन रबी की फसलों में 2, 3, 4 सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं, उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण फसल है वो गेहूँ है। अगर हम बात करें पूरे देश में सर्वाधिक मात्रा में, याद रखिएगा, 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पूछा जाएगा भारत में सर्वाधिक मात्रा में गेहूँ उत्पादन कौन करता है? तो आपका उत्तर होगा यूपी। यूपी ही पूरे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक मात्रा में गेहूँ का उत्पादन करता है। दूसरा प्रश्न बनेगा प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर गेहूँ का उत्पादन कौन करता है सर्वाधिक मात्रा में? तो उत्तर बन जाएगा पंजाब। ये दोनों आप याद रखिएगा कि मात्रा में कौन करेगा? तो यूपी, क्योंकि यूपी के पास जगह ज़्यादा है और प्रति हेक्टेयर मतलब छोटी-सी जगह में ज़्यादा उत्पादन पंजाब कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा है और अनुकूल परिस्थितियाँ हैं उत्तर प्रदेश से ज़्यादा। आपने सुना होगा पंजाब 5 नदियों द्वारा सिंचित भूमि को क्या कहा गया? पंजाब कहा गया। ये दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे कि गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक मात्रा में गेहूँ का उत्पादन यूपी में और प्रति हेक्टेयर में कहाँ पर होता है? पंजाब में होता है। और यूपी में भी गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? गोरखपुर जिले में होता है। इसके लिए जलवायु कैसी? उष्ण और तापमान जब होगा बेटा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो याद रखने वाला है वो हमने आपको बता दिया कि देश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूँ का उत्पादन कौन करता है? यूपी करता है। यूपी में भी कहाँ पर होगा गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक? तो गोरखपुर जिले में होगा। बेटा बस इसमें इतनी बातें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि पर कितने परसेंट भाग पर गेहूँ किया जाता है? 24%। मतलब अगर पूरे उत्तर प्रदेश में 100 गज जमीन है, कितने गज जमीन है? 100 गज जमीन। तो इसमें से लगभग 24 गज जमीन, यानी 24% यानी 24 गज जमीन पर केवल एक फसल का उत्पादन किया जाएगा, जिसका नाम क्या है बेटा? गेहूँ। जिसका नाम क्या है? गेहूँ। अब हम देखते हैं बेटा हरित क्रांति, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे है बेटा? खाद्यान्न उत्पादन से है। अगर हम लोग देखें हरित क्रांति का संबंध किससे है बेटा? खाद्यान्न उत्पादन में। और ये कब आई थी इस बात को भी याद रखना, 1966 और 1967 में इसका प्रवेश भारत में हो गया था। 2-3 पॉइंट हरित क्रांति के आप और याद रखेंगे कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो विश्व में इसके जनक अलग हैं। अगर हरित क्रांति के विश्व में हम जनक की बात करें तो उसमें आएँगे नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, इन बात को याद रखना। और अगर भारत में हरित क्रांति के हम जनक की बात करें, तो भारत में हरित क्रांति के जनक आएँगे एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में ये जो हरित क्रांति है 3 चरणों में आएगी और 3 चरणों में आएगी और जब वर्ष आएगा 1983, तो 1983 में इसमें चावल की खेती शामिल कर दी जाएगी। तो
हरित क्रांति का संबंध केवल इन 2 फसलों से बहुत बड़ी मात्रा में है, गेहूँ और चावल। इन दोनों में भी सर्वाधिक मात्रा में इस पे किसका असर पड़ा? गेहूँ का असर पड़ा। अभी जब कभी हम लोग चर्चा करेंगे तब हम लोग बताएँगे कि हरित क्रांति के फ़ायदे तो आपने देखे ही हैं और नुकसान फ़ायदों से कई ज़्यादा हैं। हरित क्रांति में उत्तम श्रेणी के उर्वरकों का प्रयोग कर फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग करके ज़मीन की उर्वरकता तो बढ़ा दी है, और उसी दौर से अगर आप देखने की शुरुआत करेंगे, तो हमारा शरीर एक बीमारियों के घर के रूप में जाना जाने लगा। कारण क्या था? वो जो फर्टिलाइज़र्स थे, वो हमारे शरीर में जाकर कहीं न कहीं कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहे थे, और आज आप देखेंगे, आज हर दूसरा व्यक्ति बीमार है किसी न किसी रोग से। तो कहीं न कहीं जो हमारे खान-पान का स्तर है, वो कहीं न कहीं हमारे शरीर को पूरी तरीके से ध्वस्त करता चला जा रहा है, और उसका असर आपकी मानसिक चेतना पर भी पड़ रहा है। आप ढेर सारी ऐसी बीमारियों से घिरते चले जा रहे हैं, जो कि आज के 100 साल पहले देखी ही नहीं गई थी, भारत में सुनी ही नहीं गई। पूरे विश्व में जो असाध्य रोग हुआ करते थे, जिनका कभी कोई इलाज ना हुआ, वो भारत में सही हुए। और आज भी ढेर सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो उन सारे इलाजों के लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं, कि अगर जीवन में कभी भी इस रोग से संबंधित कोई भी समस्या आ जाए, तो इस किताब में दी हुई इस जड़ी-बूटी का प्रयोग करके आप उस असाध्य रोग से दूर हो सकते हैं और समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं हरित क्रांति, लोग फ़ायदे तो बहुत गिना देते हैं हरित क्रांति के, हरित क्रांति आ गई, उत्पादन बढ़ गया। जो लोग एक टाइम गेहूँ की रोटी नहीं खा पा रहे थे, वो 4-4 टाइम गेहूँ की रोटी खाने लगे। ये पृथ्वी गोल है, हर चीज़ घूम कर आती है। आप ध्यान से देखिएगा, आज के सैकड़ों साल पहले की बात करें तो लोगों के जीवन में अभाव था। अभाव का मतलब कमी थी, इस वजह से पूरे तन पर कपड़े नहीं पहन पाते थे। आज कपड़े की मात्रा बहुत पर्याप्त है, अमीरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तब भी हम तन पर कपड़े नहीं पहन पा रहे। आज के सैकड़ों साल पहले गेहूँ का उत्पादन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं हो पाता था, जिसके चलते हम उसके अल्टरनेट्स का प्रयोग किया करते थे, गेहूँ नहीं खाया करते थे। जब गेहूँ का उत्पादन होने लगा, तब लोगों ने गेहूँ को छोड़ दिया। आज मैदे को खा रहे हैं, मैदे की चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, और वो कहीं न कहीं आपकी छोटी आँत और बड़ी आँत को प्रभावित कर रहा है, जिससे आपकी जो पाचन क्षमता है, वो दिन-प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। और ऐसी बीमारियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, जिनका तो इलाज इतना आसान बचा ही नहीं। वो धीमे-धीमे, धीमे-धीमे करके आपके जो शरीर को खोखला करती जाएँगी, और आपका जो शरीर है, वो पूरा बीमारियों के घर के रूप में जाना जाएगा। तो कभी चर्चा करेंगे इस पे भी कि हरित क्रांति के नकारात्मक पक्ष क्या हुए। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि हरित क्रांति के संदर्भ में 4, 5, 6 पॉइंट हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश में जो गेहूँ होता है, तो गेहूँ की अलग-अलग किस्में हैं, अलग-अलग प्रकार के बीज होते हैं, उनके कुछ नाम होते हैं, उनको भी देख लें। सबसे पहला है कल्याण सोना, दूसरा है जयराज, तीसरा है सोनालिका, और चौथा है देश रत्न। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने सबसे पहले देखा, वो देखा गेहूँ। अगर हम बात करें देश में तो देश में जो गेहूँ का उत्पादन है, वो उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर किया जाता है, और उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर में किया जाता है। जलवायु उष्ण चाहिए होगी, 80 सेंटीमीटर के करीब औसत वर्षा चाहिए होगी, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपको नहीं याद रखना है। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रदेश के कुल लगभग 24% भाग पर गेहूँ की खेती की जाती है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, जिसे वर्ष 1966 और 67 में भारत में आते देखा गया। और इसके विश्व में अगर हम जनक की बात करें, तो नॉर्मन बोरलॉग थे, और अगर भारत में हम लोग जनक की बात करें, तो एम एस स्वामीनाथन थे। और अगर हम देखें कि इसको कितने चरणों में कंप्लीट किया गया, तो 3 चरणों में कंप्लीट किया गया था। वर्ष 1983 में इसमें चावल की खेती को भी शामिल कर लिया था, और पूरे आज भारत में हरित क्रांति फैल गई है। गेहूँ का उत्पादन, कुछ ऐसी किताबें बताती हैं कि 10 गुना भी बढ़ा है, कुछ बताती हैं 8 गुना बढ़ा है। मतलब जहाँ किसी खेत में 1 बोरा गेहूँ हो रहा था, वहाँ 8 बोरा गेहूँ होने लगा। इसके सकारात्मक पहलुओं को तो हमने देखा, कभी नकारात्मक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। अगली बेटा जो फसल है, उसका नाम है आलू। क्या नाम है बेटा? आलू। आप जानते हैं आलू जो है, वो कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स होता है। ये कार्ब क्या होते हैं? हमारे जो सुबह से शाम तक जितना भी हम लोग भोजन करते हैं, उस भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व, पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों में जो 4-5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, इसे कार्ब भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तीसरे की बात करें, तो वसा है, जिसे इंग्लिश में फैट कहते हैं। चौथा है विटामिन्स, पाँचवा है मिनरल्स। ये 5 पोषक तत्व भोजन में यदि संतुलित मात्रा में है,
तो आपका जो शरीर है वो सुचारू रूप से काम करेगा। इसमें से जो आपको जो प्रोटीन है, ये वृद्धि में सहायक होता है, हमारी ग्रोथ करता है। जो बेटा कार्बोहाइड्रेट है ये हमें ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा। तो अगर हम बात करें कि जो आलू है वो कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। आलू की अगर जन्मस्थली की बात करें, तो आलू की जो पैदावार सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? पेरू में हुई थी। और पेरू में कब हुई थी बेटा? पेरू में अगर हम बात करें तो 17वीं शताब्दी के दौरान इस आलू की खेती को कहाँ शामिल किया गया? भारत में लाया गया। और किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। और पेरू कहाँ पड़ता है इस बात को भी याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। जब आप साउथ अफ्रीका जाएँगे, तो ब्राज़ील आपको दिखेगा, उरुग्वे दिखेगा, पराग्वे दिखेगा, तो आपको पेरू और बोलीविया इर्द-गिर्द आपको अगल-बगल इक्वाडोर के आपको आस-पास देखने को मिल जाएँगे। अगला हम बात करें आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 2 जगह हैं, एक है बाबूगढ़ मेरठ में और दूसरा है बेमुलोई शिमला में। ये शिमला कहाँ पड़ता है? ये शिमला पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा बेटा? हिमाचल प्रदेश में। आपको ये दोनों बात याद रखनी है कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बाबूगढ़ मेरठ और बेमुलोई शिमला में। तीसरा जो बेटा रबी की फसल है महत्वपूर्ण, वो है चना। और चना सर्वाधिक कहाँ किया जाएगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाएगा। शुरुआत के वीडियो में हमने आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र को बताया था। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग को हम लोगों ने बुंदेलखंड के नाम से जाना। दक्षिणी भाग में जब आप देखेंगे झांसी आप देखेंगे, झांसी के बाद ललितपुर देखेंगे, उसी रेंज में आप देखेंगे तो उस पूरे क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और जो चना है वो सर्वाधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। तो आपको बस इसमें 2 ही पॉइंट याद रखने हैं कि आलू की जन्मस्थली क्या है, कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स होती है और पुर्तगालियों द्वारा इसे भारत लाया गया था, इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला है बेटा खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात करें तो जैसे ही रबी की फसल को काटा जाएगा, थोड़े समय बाद खरीफ की फसल बो दी जाएगी और बुआई होगी बेटा मई से लेकर जुलाई तक, कहीं मई, जून, जुलाई किसी महीने में कर दी जाएगी। कटाई की बात करें तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में काट लिया जाएगा और वही नवंबर में आप देखेंगे तो फिर से आपको रबी के रूप में देखने को। अगर फसलों की बात करें बेटा, तो फसलों में इसमें कौन-कौन सी आएँगी? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, तूर, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन और मूँगफली। ये जितनी फसलें हैं वो किस फसलों के अंतर्गत गिनी जाएँगी? खरीफ की फसलों के अंतर गिनी जाएँगी। और अगर आपको ट्रिक से याद रखना है कि हम किस प्रकार खरीफ की फसलों को बहुत जल्दी याद करेंगे, तो बेटा महर, गधे, तिल, बाजा, ये ट्रिक है। माँ से हो गया बेटा मक्का, फिर हर से हो गया अरहर, फिर गा से हो गया गन्ना, धा से हो गया बेटा धान, तिल से हो गया तिलहन फसलें, मतलब वो फसलें जिनसे तेल का उत्पादन किया जाता है, जैसे सूरजमुखी हो गया, अलसी हो गया, ये सारे तिलहन फसलों के अंतर्गत आ जाएँगे। फिर बेटा बा से हो गया बाजरा और जा से हो गया ज्वार। ये ट्रिक थी बेटा खरीफ की फसलों की। क्या था बेटा? महर, गधे, तिल, बाजा। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि भैया कौन-सी खरीफ की फसल है, कौन-सी नहीं है। तो आप ट्रिक याद रखेंगे महर, गधे, तिल, बाजा। 2-4 बार आप पढ़ेंगे, 2-3 दिन तक देखेंगे, आसानी से आपको याद। अब हम लोग देखते हैं इन फसलों का थोड़ा-सा वर्गीकरण। सबसे जो महत्वपूर्ण फसल है, उसका नाम क्या है? गन्ना। गन्ना एक प्रकार की नकदी फसल है। ये नकदी फसल क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। जिस फसल को व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है, व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। अगर आपको व्यापारिक उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा है, तो जिस फसल को बेचकर तुरंत पैसा प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग नकदी फसल कहते हैं। मतलब बेचकर बेचकर तुरंत धन प्राप्त करना, तुरंत धन प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? नकदी फसल कहलाता है। जैसे आपको 2 नकदी फसल तो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, पहला गन्ना और दूसरा तम्बाकू। ये दोनों नकदी फसल हैं, आप जैसे बेचेंगे तुरंत पैसा आपके पास आ जाएगा। आपको अगर आपने अपने खेतों में इसे उगाया है, तो आपका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो व्यापारिक दृष्टिकोण होगा। आप व्यापार करना चाहेंगे क्योंकि आपको धन की आवश्यकता है। अगर हम जलवायु की बात करें तो उष्ण जलवायु होनी चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वर्षा की बात करें 100 से 200 सेंटीमीटर जब अच्छी मात्रा में पानी की बरसात होगी, तभी गेहूँ की फसल अच्छी तरीके से पैदा होगी। अब याद रखेंगे गन्ने में चीनी की मात्रा 10 से 15 प्रति क्विंटल, मतलब अगर आप देखेंगे 1 क्विंटल में कितने प्रतिशत चीनी निकलेगी तो 10 से 15% 1 क्विंटल गेहूँ में 1 क्विंटल गन्ने में चीनी निकल आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रथम चीनी मिल कहाँ पर लगाई गई? प्रतापपुर, देवरिया में लगाई गई थी और किस वर्ष लगाया गया था? वर्ष 1903 में। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है
कि उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना वर्ष 1903 में प्रतापपुर देवरिया में की गई। भारतीय चीनी शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बेटा? कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। खरीफ की फसलों में जो सबसे महत्वपूर्ण फसल हम लोगों ने देखी वो गन्ना थी। गन्ने के विषय में 2 पॉइंट याद रखना, पहला ये नकदी फसल है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि गन्ने से चीनी का उत्पादन किया जाता है और गुड़ भी बनाया जाता है, ये दोनों चीज़ें आप जानते हैं। फिर तीसरे पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रथम चीनी मिल है, प्रथम चीनी मिल वो प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई, वर्ष 1903 में स्थापित की गई। चीनी शोध संस्थान अगर हम बात करें वो कहाँ पर है? तो वो बेटा कानपुर में। अब हम देखते हैं कुल खाद्यान्न में, कुल खाद्यान्न में क्या स्थिति बन रही है? तो देश में सबसे ज़्यादा अनाज का जो पैदावार है वो उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खेती की जाती है, इस वजह से सर्वाधिक अनाज का उत्पादन होगा। पूरे देश की बात कर रहे हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा अनाज कहाँ पर पैदा किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर कौन है? पंजाब है बेटा। कौन है बेटा? पंजाब। अगर हम देखें बेटा, देश में कुल गन्ने का 50.16% उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? यूपी में। यानी अगर 100 किलो पूरे भारत में 1 साल में गन्ना उगाया गया, तो उसमें जो 50 किलो गन्ना होगा, वो केवल कहाँ पर उत्पादित किया जा रहा होगा? यूपी में किया जा रहा होगा। अगला देखते हैं चावल। चावल का दूसरा नाम क्या है? धान। बेटा इसका उत्पादन यूपी के तराई क्षेत्र में किया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है। कुल प्रदेश के कृषि योग्य भाग पर कितने परसेंट भाग पर चावल की खेती की जाती है? 18%। 24% भाग पर हम लोगों ने देखा था बेटा गेहूँ और 18% भाग पर हम लोगों ने क्या देख लिया बेटा? चावल। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे लगभग 50% के करीब ये 2 फसलें की जाती हैं। कौन-कौन सी? गेहूँ और चावल। बचे हुए क्षेत्रों पे अन्य फसलें भी कर दी जाएँगी। तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि जो चावल है, वो खरीफ की फसलों के रूप में पढ़ा जाता है। अगला देखते हैं। अगर हम देखें कि पूरे देश में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन-सा राज्य करता है? तो वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर है। पूरे देश में सर्वाधिक चावल कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? वेस्ट बंगाल। आप देखेंगे जितने भी तटवर्ती राज्य हैं, तटवर्ती राज्यों का मतलब ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र से टच होती है, तो वहाँ पर मछली-वछली और चावल का सेवन बहुत किया जाता है। अगर आप एक कोने से देखते चलेंगे, तो आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, उड़ीसा देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ये तटवर्ती इलाकों में अगर आप देखेंगे तो अधिकांश राज्यों में यहाँ पर किसका सेवन किया जाएगा? चावल और मछली का सेवन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है चावल के उत्पादन में। पंजाब और तमिलनाडु में चावल की 3 प्रकार वर्ष में 3 अलग-अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। उनका नाम क्या है? औस, फिर कौन-सा है? अमन और तीसरा कौन-सा है? बोरो। ये आपको तीनों याद रखनी है। हरित क्रांति के सेकंड फेज़ में चावल की खेती को शामिल किया गया था, जैसा हमने अभी आपको बताया था वर्ष 1983 में। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले चावल का उत्पादन करते हैं, तो उसमें नंबर 1 पर है शाहजहाँपुर, दूसरे नंबर पर लिखा है बाराबंकी, पीलीभीत, आजमगढ़, प्रयागराज, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी और सिद्धार्थनगर। इस बात को आप याद रखेंगे। ये जो अगला पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रदेश सरकार की एक योजना थी, एक जिला एक उत्पाद। मतलब प्रदेश को अगर अल्प विकसित और विकासशील से विकसित बनाना है, तो हर जिले की कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी ज़रूर होगी, कोई ना कोई यूनिक प्रोडक्ट ज़रूर होगा। उस प्रोडक्ट को प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश और देश के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के लिए उस प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा और उसे जब ख्याति मिल जाएगी, तो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगेगा। जब ज़्यादा बिकने लगेगा तो प्रदेश और जिले और देश सबकी आमदनी में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो इससे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। तो वही चीज़ें बताई गई हैं कि प्रदेश सरकार की एक योजना आई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। तो अगर हम बात करें चावल का एक प्रकार है जिसे काला नमक चावल कहते हैं, वो कहाँ का है बेटा? सिद्धार्थनगर का है, ये कई बार पेपर में आया हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट काला नमक जो चावल है वो किस जिले का चावल है? तो ये बेटा सिद्धार्थनगर का है, इस बात को आप याद रखिए। अगली बेटा जो हम लोग खरीफ की फसलों के रूप में देखते हैं, उसमें आएगा ज्वार। कौन-सा आएगा बेटा? ज्वार आएगा। पहली कौन-सी है बेटा? ज्वार है। दूसरे पर कौन-सा है? मक्का। तीसरे पर है बनाज, बाजरा और इन तीनों को किस नाम से जानते हैं? मोटा अनाज। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन-सा है या कौन-सा नहीं है? तो कौन-कौन से हैं? ज्वार, मक्का और बाजरा। ज्वार, मक्का और बाजरा। इन तीनों को किस श्रेणी में रखा गया है? मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया है।
अब हम देखें अगर मक्का, तो मक्के को अनाज की रानी भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, अनाज की रानी किसे कहा जाता है? मक्के को। और मक्का जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर हम बात करें, पूरे देश में जो मक्के का उत्पादन है वो कर्नाटक में पहले नंबर पर किया जाता है, मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर और तेलंगाना में बेटा किस नंबर पर किया जाता है? तीसरे नंबर पर किया जाता है। पूरे भारत में अगर हम बात करें, सर्वाधिक कौन-कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है? तो नंबर 1 पर गेहूँ का सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ के रूप में सेवन किया जाता है। दूसरे नंबर पर चावल और बेटा तीसरे नंबर पर क्या है? मक्का है। अगली बेटा हम लोग देखते हैं अफ़ीम। ये एक मादक पदार्थ है जो नशे के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अफ़ीम देखेंगे तो प्रदेश के 2 क्षेत्रों में किया जाता है, एक है बाराबंकी और दूसरा कौन-सा है? गाज़ीपुर। इसके विषय में आपको याद रखना है, यूपी का अफ़ीम का सबसे बड़ा जो उत्पादक जिला है वो कौन-सा है? बाराबंकी। मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो अफ़ीम का उत्पादन है वो कहाँ किया जाता है? वो बाराबंकी में किया जाता है। और अगर बेटा हम बात करें कि गाज़ीपुर में अफ़ीम तो उत्पादित किया ही जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर अफ़ीम की क्या एक फैक्ट्री भी है, इस बात को याद रखना। पूछा जाएगा कि अफ़ीम की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो ज़िले का नाम है गाज़ीपुर। बहुत याद आसानी से याद हो जाएगा, अफ़ीम, गांजा एक साथ है। गांजा भी आपको मादक पदार्थ के रूप में दिखेगा, नशे-वशे आपकी बुद्धि को विक्षिप्त कर देगा, आपके सोचने-समझने की क्षमता को शून्य कर देगा। यही होते हैं बेटा मादक पदार्थ। अगला है बेटा अरहर। अरहर। अरहर एक प्रकार की दाल होती है, जो दलहन फसलों के अंतर्गत आती हैं। ढेर सारी दालों की फसलें होती हैं, उन्हें दलहन फसलें कहते हैं और जो तेल की होती है, उन्हें तिलहन फसलों के नाम से जानते हैं। तो अगर अरहर की बात करें तो इसका दूसरा नाम तूर है और ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है। आप कई बार आप बचपन से मम्मी के मुँह से सुनते चले आए होंगे, दाल पियो प्रोटीन मिलेगा, दाल पियो प्रोटीन मिलेगा। ज़रा-सा समझने का प्रयास करते हैं कितना प्रोटीन मिलेगा। एक 100 ग्राम अगर आप दाल का सेवन करते हैं, तो एक औसतन हम प्रोटीन का परसेंटेज देख लें, 100 ग्राम दाल में आप जो प्रोटीन लेंगे, वो लगभग 24 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है? 24 ग्राम प्रोटीन होता है। आपके घर में अगर 4-5 लोग हैं, तो आपकी मम्मी 50 से 60 ग्राम दाल को बनाएँगी। कितने ग्राम दाल? 50 से 60 ग्राम दाल लिया माताजी ने और माताजी ने 50 ग्राम जब दाल ली, तो बेटा 50 ग्राम दाल में कितना प्रोटीन आया? 12 ग्राम आया। और आपके घर में कितने लोग हैं? 5 लोग। तो वो जब 5 लोगों ने उस दाल का सेवन करा, तो आपके हिस्से में मात्र 2 से ढाई ग्राम प्रोटीन लगा। तो जो आपकी मम्मी कहती हैं खूब दाल पियो, 1 कटोरी दाल पियो, 1 कटोरी दाल पियो। 1 कटोरी दाल भी अगर तुम डकार जाओगे, तब भी तुमको प्रोटीन कितना मिलेगा? ढाई ग्राम, जो कि ना के बराबर है। एक सामान्य बच्चा जो 18 से 22, 24, 25, 26 साल के बीच का है, अगर उसका वज़न 60 किलो है, तो उसको अपने बॉडी की दिनचर्या को ठीक सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मतलब 1 केजी पे 1 ग्राम। तो अगर आप पूरे दिन के प्रोटीन को काउंट करेंगे तो विश्वास रखिएगा आपका प्रोटीन जो इनटेक होगा, वो 20 से 25 ग्राम से ऊपर होगा ही नहीं। अब जब आप 60 ग्राम प्रोटीन बॉडी को चलाने के लिए चाहिए और आप 20 ग्राम ले रहे हैं तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? आपको चीज़ें लंबे समय तक याद कैसे रहेंगी? आपकी बॉडी फंक्शन ठीक तरीके से कैसे करेगी? ये सारी चीज़ें हैं। अब जब आप चीज़ों को पढ़ने की शुरुआत करेंगे और समझने की शुरुआत करेंगे, जब आप साइंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तब आपको साइंस के जो प्रभाव हैं वो अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। पढ़ाई केवल नौकरशाह नहीं बनाती है, पढ़ाई आपकी मानसिक चेतना का अभ्युदय भी करती है, कि आपके अंदर वो समझ का विकास हो जाए, कि क्या सही है और क्या गलत है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल नौकरशाह बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं। वो केवल पढ़ ही जाते हैं। उनका पढ़ा लिखा होना और ना पढ़ा लिखा होना दोनों बराबर। तो पढ़ाई आज के हज़ारों साल पहले तो नौकरियाँ हुआ नहीं करती थी। पढ़ाई केवल मानसिक चेतना का अभ्युदय करती है। आप चीज़ों में सही और गलत का फ़र्क करना सीख जाएँ, ये केवल ज्ञान होता है और दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। अगला देखते हैं बेटा, ज्वार और बाजरा एक साथ में बोया जाता है, इस बात को भी याद रखना, कई स्थानों पर अलग-अलग भी बो दिया जाता है। बनारस, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ इन क्षेत्रों में आपको याद रखना है। मसूर, दाल के रूप में आपने सुन रखा होगा। विश्व में सर्वाधिक मसूर की खेती कहाँ की जाती है? भारत में की जाती है और विटामिन बी का क्या है बेटा एक अच्छा सोर्स है मसूर की दाल। अगला है बेटा मूँगफली। मूँगफली, सबसे कम जल की आवश्यकता होती है इसको उत्पादन करने के लिए और सीतापुर, एटा, हरदोई, बदायूँ और मुरादाबाद, इन जिलों में मूँगफली का उत्पादन किया जाता है। ये प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होती है। बस इसमें थोड़ा जो फैट का परसेंटेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है।
अगर आप 100 ग्राम मूँगफली का सेवन करते हैं तो लगभग 25 से 26 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। तो ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जाड़े में आप देखेंगे कि आप मूँगफली का जब ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपके शरीर में थोड़ी-थोड़ी गर्मी आने की शुरुआत हो जाएगी। अगला है कपास। कपास को महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं? सफ़ेद स्वर्ण, सफ़ेद सोने के रूप में भी कपास को जाना जाता है। तो ये 2, 4, 5 तिलहन फसलें हम लोगों ने देखी हैं जो कि महत्वपूर्ण थी। इनको भी आपको याद रखना है। अगला है पटसन। पटसन को कहते हैं जूट। आपने जूट की रस्सी देखी होगी। जूट की रस्सी आपने निर्माण कार्यों में लगी हुई देखी होगी। तो बेटा पटसन का नाम क्या है? जूट। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रस्सी बनाने में। अगर हम लोग देख लें तिलहन फसलें मतलब जिनसे तेल का उत्पादन किया जाएगा, तोरिया, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी और बिनौला। ये तिलहन फसलों के रूप में जानी जाती हैं। अगला है दलहन फसलें। ऐसी फसलें जो दालों का उत्पादन करती हैं। बेटा अरहर, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन, मूँग, उड़द और लोबिया। ये दलहन फसलों के अंतर्गत गिनी जाती हैं। अगला है आम। अगर आम की बात करें तो उत्तर प्रदेश का आम विश्व विख्यात है, पूरे विश्व में जाता है। अगर क्षेत्रों की बात करें कि उत्तर प्रदेश के आम का उत्पादन प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में किया जाता है तो लखनऊ, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद और कानपुर। इन क्षेत्रों में आम का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। अब ये आम की कौन-कौन सी किस्में हैं? तो आपने कई किस्मों के नाम सुने होंगे दशहरी, लंगड़ा, रसौल, सफ़ेद चौसा, गुलाब खास, मलिहाबादी सफेदा। ये मलिहाबाद आम के उत्पादन में बहुत ख्याति को प्राप्त है, इस बात को भी याद रखिएगा। और जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस ब्रांड है प्रदेश का, उसका नाम क्या है? नवाब ब्रांड। और अगर हम बात करें प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। ये आम का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि आम के लिए जो बहुत प्रमुख क्षेत्र है उसमें जो मलिहाबाद है, वो सबसे ज़्यादा ख्याति को प्राप्त है। और फ़ेमस ब्रांडों की बात करें, तो फ़ेमस ब्रांड आपने नवाब ब्रांड के रूप में देखा। अमरूद की अगर बात करें तो अमरूद का जो उत्पादन है प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं और कानपुर, इन क्षेत्रों में किसका उत्पादन किया जाएगा? अमरूद का। किस्मों में भी देख लेते हैं, तो सफ़ेदा, हाफजी, करेला, प्रयागराजी सफ़ेदा, प्रयागराज बहुत फ़ेमस है अमरूद के लिए। लखनऊ, सरदार, ललितामुख, ये अनेक प्रकार की किस्में हैं, किसकी हैं? अमरूद की। इतना ना याद रखिएगा, बस ये याद रखिएगा प्रयागराज में सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा फ़ेमस प्रयागराज है, फिर कौशाम्बी, बदायूं और कानपुर में भी अमरूद का उत्पादन किया जाए। प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो कहाँ पर है बेटा? प्रयागराज में। तो ये आम का देखा, आम के साथ-साथ अगर हम लोगों ने फलों के रूप में देखा, तो फलों के रूप में हम लोगों ने अमरूद को भी पढ़ लिया। उधर हम लोगों ने प्रशिक्षण केंद्र देखा था और यहाँ पे भी एक प्रशिक्षण केंद्र देखा है, दोनों आपको याद रखने हैं, प्रशिक्षण केंद्र कई बार आए। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। आंवला, आंवले के लिए जो फ़ेमस जगह है वो प्रतापगढ़ है और इलाहाबाद भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोनों आपको याद रखने हैं। पहला कौन-सा है आंवले के लिए? प्रतापगढ़ और दूसरा कौन-सा है? इलाहाबाद। संतरे में देखेंगे तो सहारनपुर है, सा से संतरा, सा से सहारन, याद रखना बहुत आसान है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? महोबा में है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण के क्षेत्र में। नींबू और लीची के लिए कौन से क्षेत्र ज़्यादा प्रसिद्ध हैं? तो बेटा मेरठ और सहारनपुर। अफ़ीम को क्या कहा जाता है? हरा सोना। अभी आप कमेंट में बताइएगा कि महाराष्ट्र में सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? अगला है बेटा लंगड़ा। लंगड़े की बात करें तो लंगड़ा आम की एक वैरायटी है जो वाराणसी के क्षेत्र में पाई जाती है और आम के उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। लखनऊ के पास जो मलिहाबाद है, वहाँ पर भी आम बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। आलू अगर निर्यात केंद्र की बात करें, आयात और निर्यात 2 चीज़ें होती हैं। किसी चीज़ को मँगाना आयात और किसी चीज़ को बाहर बेचना वो क्या हो गया? निर्यात। तो अगर हम बात करें आलू निर्यात केंद्र कहाँ पर है? आगरा में है। और अदरक और हल्दी के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है उसका नाम क्या है? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड का पूरा रीजन आप पीछे देख ही चुके हैं। ये आपको याद ही करना है, पेपर में बहुत बार इससे पूछा जाएगा। प्रदेश में अगर कृषि निर्यात ज़ोन की बात करें मतलब देश के अलग-अलग भागों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश से किन स्थानों पर चीज़ें चली जाती हैं, निर्यात का मतलब बाहर भेजी जाती हैं, तो वो 3 स्थान हैं। पहला हो गया लखनऊ, दूसरा हो गया आगरा और तीसरा क्या हो गया? सहारनपुर। अगला है बेटा तरबूज। क्या है बेटा? तरबूज। तरबूज कहाँ किया जाएगा? गंगा, सरयू, गोमती नदी घाटी के क्षेत्र में तरबूज किया जाएगा। पानी की बहुत बड़ी मात्रा होगी, गर्मी के टाइम पीरियड पर आपको ये देखने को मिलेंगी। इन जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, इन सब में पानी की मात्रा बहुत रहती है। अब गर्मी जब ज़्यादा पड़ेगी, तो आपका जो शरीर में पानी की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, आप उतना पानी पी नहीं पाएँगे, तो आप इन सब चीज़ों के सेवन करने की शुरुआत कर देते हैं, जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो पाती है और आप बीमारी से बचे रह जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि डिहाइड्रेट बॉडी जब ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है।
आपने बॉडी बिल्डर्स को बहुत बार देखा होगा स्टेज पर गिरते हुए और मरते हुए। 3, 4, 5 दिनों से उन्होंने क्या नमक छोड़ा होता है और ज़्यादा लंबा समय हो जाता है। साथ ही साथ 1 दिन पहले से पानी को छोड़ देते हैं। पूरा बॉर्डर पूरी जो बॉडी है उसका सर्कुलेशन सिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनकी मौत भी हो जाती है। तो आपके जीवन में जो जितना ज़रूरी भोजन है उतना ही ज़रूरी बेटा पानी भी है। तो पानी का भी सेवन बहुत पर्याप्त मात्रा में करते रहें। अगला है बेटा फूल। फूल अगर देखें तो फूल प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, बनारस, लखनऊ और कन्नौज के क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। और आप लोग जानते हैं कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है और प्रतापगढ़ में अगर आप याद रखेंगे तो प्रतापगढ़ किसके लिए? आंवले के लिए प्रसिद्ध है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। यूपी में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? 1875 में की गई। राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? गाजियाबाद में देखने को मिलेगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में प्रदेश की राजधानी में है। भारतीय चीनी शोध केंद्र कहाँ पर है बेटा? कानपुर में है। भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। झांसी आप लोग जानते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? बरेली। और बरेली में भी कहाँ पर है बेटा? इज्जतनगर जगह का नाम है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर। ये तो आपको पता ही होगा। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कहाँ पर देखने को मिलेगा? वाराणसी। ये भी आपको ज़बान पर याद होने चाहिए। बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। दसियों बार गन्ने के विषय में पूछा जा चुका है। पेटेट में तो आ चुका है, 1-2 बार आ चुका है पेट में भी गन्ना अनुसंधान के विषय में। अब हम लोग देखते हैं बेटा उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय। हैं तो बहुत ज़्यादा छोटे-बड़े पर आपको 6 महत्वपूर्ण याद रखने हैं। इसमें से 4 राजकीय हैं। बेटा 1 राजकीय डीम्ड है और बेटा 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो टोटल कृषि के कितने हो गए? 6। कानपुर में कौन-सा है? चंद्रशेखर आज़ाद जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। दूसरा फैज़ाबाद में कौन-सा है? आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 1976 में की गई। अगला है बांदा में है बांदा कृषि विश्वविद्यालय। फिर है बेटा मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 2000 में की गई। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये बेटा केंद्रीय लिखा है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पोषित है, जिसका नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला है प्रयागराज नैनी के पास सैम हिंगिस बॉटम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसको अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1910 में स्थापित किया गया था। इतनी बात आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें कृषि विश्वविद्यालय की तो पंतनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? पंतनगर में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला है बेटा कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजना। ये भी आपको वैसे ही याद रखनी, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और प्रश्न जब कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं, तो समस्या का कारण बनता है आपके लिए। चकबंदी योजना क्या आई थी? 1954 में आई थी। ये क्या था? चक का मतलब किसानों के जो बिखरे हुए खेत थे उन्हें चक कहा गया। चक इधर-उधर फैले हुए थे और चकबंदी योजना 1954 में आई। किसानों की बिखरी हुई ज़मीन को एक जगह पर लाकर दे दिया सरकार ने, ताकि उनका फसल अच्छी तरीके से उत्पादन किया जा सके, उनको आने-जाने में समस्याएँ ना हो। अभी पता लगे यहाँ पर एक खेत में पानी लगा रहे हैं, फिर भागे-भागे फिर रहे हैं, दूसरे खेत में लगा रहे हैं। यहाँ 1 बीघा पड़ी है, वहाँ 1 बीघा पड़ी है, कोई फसल का उत्पादन ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से सरकार द्वारा एक योजना लाई गई जिसे चकबंदी योजना के नाम से जाना गया वर्ष 1954 में। अगला है किसान बही योजना 1992-93 के वर्ष में आएगी। फिर है किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को आएगी। फिर आम आदमी बीमा योजना कब आएगी? 1 नवंबर 2008 को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान लोन ले सकते हैं, फिर सरकार उन्हें जब सरकार आप देखते हैं कई बार सरकार घोषणा करती है कि किसानों का सारा लोन माफ़ कर दिया। कुछ लोग इसी वजह से ले भी लेते हैं। जब सरकार आने वाली होती है या सरकार चेंज होने वाली होती है, चुनाव होने वाले होते हैं, तो आप जानते हैं कृषि के क्षेत्र में किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और कृषि से संबंध रखने वालों की भी संख्या ज़्यादा है, तो किसान एक घोषणा कर देते हैं। सरकार एक घोषणा कर देती है किसानों के संबंध में कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार आएगी तो सारा किसानों का लोन माफ़ हो जाएगा। 40-40, 50-50 हज़ार लिए होते हैं सब माफ़ हो जाता है, पूरा फ्री वाला हो जाता है व्यवस्था। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो बैंक से लोन लेने के लिए वर्ष 98-99 1900 राज्य दुग्ध परिषद की अगर बात करें तो वर्ष 1976 और गोकुल पुरस्कार योजना का जो संबंध है वो किससे है बेटा? दुग्ध उत्पादन से है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ये गोकुल पुरस्कार जो योजना है उसका संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की अगर बात करें तो वर्ष 2009 में आएगी।
ऊर्जा शहर योजना 2008 में आएगी और किसान रथ योजना 2010 और 11 में आएगी। जब हम इन योजनाओं को पढ़ेंगे लास्ट क्लास में, जब यूपी स्पेशल खत्म कर रहा हूँ, तो बताएँगे ये योजना क्या है, इसका संबंध क्या है, इससे लाभान्वित कौन होगा, कब तक ये चलन में रहेगी, इन सारी चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। बस अभी यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर आप देखते रहिएगा कि किस योजना का संबंध किस वर्ष से है बस। अब देखते हैं बेटा कृषि से संबंधित क्रांतियों को। अगर बेटा हरित क्रांति की बात करें, तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, और खाद्यान्न में भी 2 देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा बेटा चावल और दूसरा क्या मिलेगा, गेहूँ। गेहूँ सर्वाधिक मात्रा में और दूसरे नंबर पर वर्ष 1983 में आएगा बेटा चावल। श्वेत क्रांति की अगर बात करें, तो इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है। और आप याद रखिएगा आपने सुना होगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो 26 तारीख को मनाया जाता है, इस बात को भी आप याद रखें। अगला बात करें बेटा नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है बेटा? आलू उत्पादन से। लाल, टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल होता है। दोनों का संबंध किससे है बेटा? लाल क्रांति से। पीली तिलहन फसलें जो होती हैं, पीले कलर की होती हैं, तो बेटा तिलहन उत्पादन से हो गया। रजत क्रांति, अंडा या फिर मुर्गी उत्पादन से हो गया। बेटा घूसर जो क्रांति है उसका हो गया उर्वरक उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो गया? प्याज और झींगा मछली। तो ये कुछ क्रांतियाँ थीं और क्रांतियों से संबंधित हम लोगों ने क्षेत्रों को भी देखा। कई बार ये जीएस में और साथ ही साथ यूपी स्पेशल में भी पूछ ली जाती है। तो ये कुछ था हमारा कृषि का चैप्टर, जिसे हम लोगों ने बहुत विधिवत तरीके से पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ज़रा-सा भी डाउट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उत्तर ज़रूर दूँगा। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।